हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एडवर्ब को लिए हैं और एडवर्ब को क्या करेंगे कि पूरी अच्छी ढंग से विस्तृत रूप से इसको हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि एडवर्ब को बनाने के लिए, समझने के लिए जितने भी रूल आते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न को देख लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो से करते आ रहे हैं कि पहले क्या करते हैं, पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न का आंसर क्वेश्चन सीरीज को सोल्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे यही होता है कि जो हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चन हम लोग दे करके देखते हैं तो अच्छा तरीक़ा से समझ के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाता है। तो चलिए हम लोग एडवर्ब को आरंभ करते हैं। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया का विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक्स पोलिटली। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा कि स्पीक्स क्या था, तो स्पीक्स था वर्ब और पोलिटली क्या था, तो पोलिटली था एडवर्ब। या हो सकता है हो सकता है स्पीक्स स्लोली। ठीक है, तो स्पीक्स क्या है, वो वर्ब है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पास था कि यहाँ एडवर्ब क्या था, तो एडवर्ब था पोलिटली, जो कि वर्ब स्पीक्स की विशेषता बता रहा है कि वो जो बोल रहा है वो कैसा बोल रहा है, तो पोलिटली ढंग से बोल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यदि यहाँ पास रहता कि सी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या था, ब्यूटीफुल था एडजेक्टिव। यदि रहता कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, तो हो जाता ब्यूटीफुल क्या था कि वह सुंदर है। तो वह जो है विशेषता बता रहा था सिर्फ सब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पास क्या रहा है कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है उसकी भी विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वेरी हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार दिस बॉक्स इज मच टू स्मॉल। ठीक है, तो जो स्मॉल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पास मच टू यूज किए हैं वो क्या है, तो एडवर्ब है। अब हम लोग टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। तो जो टाइप ऑफ एडवर्ब में जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, वे एडवर्ब जो क्या बताता है, वो तरीका और सलीका बताता है। यानी कि जो वाइजली, केयरफुली या फुलिशली या पोलिटली ETC बताता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा तरीका या सलीका। ठीक है, यहाँ से क्या है कि सी डिड द वर्क वाइजली। ठीक है, तो वो काम जो किया वो कैसा किया, तो वाइजली अपना काम कर लिया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ से देख लीजिएगा, यदि ये सब शब्द रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से है कि वे एडवर्ब्स जो स्थान के बारे में जानकारी दे। ठीक है, जैसे स्थान कौन कौन सा, जैसे हियर, दियर, समवेयर, नाउवेयर या एवरीवेयर। ठीक है, उसी प्रकार इनसाइड, आउटसाइड, ETC। तो जो स्थान के बारे में बताता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस सिंपली हम लोग बोलेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या रहता है, हियर, दियर, समवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर या इनसाइड या आउटसाइड या ETC। ठीक है, अब तीसरा को डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, वे एडवर्ब जो समय के बारे में जानकारी दे, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऑलरेडी, रिसेंटली या ETC रहेगा
तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक बार फिर से, एडवर्ब ऑफ टाइम उसको बोलेंगे जो समय के बारे में जानकारी देता हो। तो कैसा समय होना चाहिए, या तो टुडे होना चाहिए, या टुमारो, या यस्टरडे, या लास्ट मंथ, या लास्ट वीक, या ऑलरेडी, या रिसेंटली, या इट से जब रहेगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होगा। चौथा नंबर का टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो वे एडवर्ब जो मात्र यानी कि अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, या पूरा अधूरा हो सकता है आदि बताता है, तब इसको बोलेंगे कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में शो हो रहा है। जैसे टू, वेरी, क्वाइट, फुली, इनफ, पार्शियली, होली, या नियरली, ईटीसी। चलिए आगे है पाँचवें नंबर का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एडवर्ब ऑफ नंबर इसको बोल सकते हैं। वे एडवर्ब जो बारंबारता की तरफ इशारा करें, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, ऑफ्टेन, फर्स्ट, सेकेंडली, ईटीसी। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर। चलिए आगे है 6 नंबर का एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन में वे वर्ड आते हैं जैसे कि नो, नोट, नेभर, नोट एट ऑल, यानी कि निगेटिव जहाँ पास वर्ड आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएंगे। आगे है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वहाँ से होगा जहाँ पास यस, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, या श्योरली, एटी से जब आएगा तब वहाँ पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यूज होगा। 8 नंबर का है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन यूज तभी होगा जब ये शब्द में से कोई होंगे, जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, हाउ मेनी। ठीक है, आगे है रूल ऑफ एडवर्ब्स, मतलब एडवर्ब्स का बनाने का जो नियम है उन सभी नियमों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 20 के आसपास नियम है। रूल नंबर फर्स्ट है कि टू मच या मच टू। ठीक है, मतलब टू मच का इस्तेमाल हम नाउन के साथ करते हैं और मच टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो एडजेक्टिव के साथ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, यदि टू पहले आएगा और मच बाद में आएगा तो वहाँ पास नाउन का इस्तेमाल होगा, और यदि मच पहले आएगा टू बाद में आएगा तो वहाँ पास एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। उसी प्रकार यहाँ से उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को देख लें, जैसे कि सी हैज़ टू मच पेन इन हर नी। ठीक है, तो यहाँ पास पेन क्या था, तो पेन नाउन था, इसीलिए टू मच आगे आया था। आगे है कि दिस हाउस इज़ टू मच स्मॉल फॉर माई फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पास स्मॉल क्या था, एडजेक्टिव था, टू क्या है, एडवर्ब है, मच क्या है, एडवर्ब है। चलिए रूल नंबर 2 को देख लेते हैं। वो है कि इनफ शब्द का इस्तेमाल एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। जब वे शब्द एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो इसे एडजेक्टिव के बाद में रखते हैं, पहले इसको नहीं रखा जाता है। जैसे कि दिस बुक इज कॉस्टली इनफ फॉर एनी बायर। ठीक है, तो यहाँ पास बताया गया था कि जब ये शब्द एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो इसे एडजेक्टिव के बाद में रखते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद में रखते हैं इनफ को। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि जब इनफ को बाद में रखेंगे तो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कॉस्टली क्या था, तो कॉस्टली यहाँ से एडजेक्टिव था। चलिए आगे है, लेकिन जब इनफ का यूज हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो ये नाउन के पहले यूज होता है, बाद में यूज नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा कि यदि इनफ का यूज हम लोग एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं तो जो होता है हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, नाउन के बाद में यूज उसका नहीं होता है। जैसे सी हैज़ इनफ मनी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पास क्या था, मनी क्या था, तो मनी था नाउन, एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इस्तेमाल किए थे इनफ का, इसीलिए मनी से जस्ट आगे इनफ का स्थिति रहेगा। ठीक है, चलिए आगे है रूल नंबर 3।
टू वेरी, तो टू क्या है, तो यहाँ पास है कि निगेटिव क्वालिटी के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे, तथा वेरी जो है पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों क्वालिटीज़ के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि सी इज़ टू ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पास टू का यूज करना क्या था, गलत था, क्योंकि ब्यूटीफुल होना क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो टू कैसा होता है, टू जो है निगेटिव क्वालिटी का सेंस देता है, इसीलिए यहाँ पास किसका उपयोग होगा, तो यहाँ पास यूज होगा सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वेरी क्या है, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव दोनों दे रहा है, लेकिन यहाँ पास जो है सूटेबल किसके साथ हो रहा है, तो वेरी जो है पॉजिटिव के साथ सूटेबल हो रहा है, इसीलिए सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। आगे है सी इज़ टू अगली, ठीक है, तो यहाँ पास ये भी करेक्ट है। अगली क्या है, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए टू लगा देंगे। उसी प्रकार आगे है कि ही लुक्स टू एनर्जेटिक, तो टू क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पास किसका इस्तेमाल करेंगे, ही लुक्स वेरी एनर्जेटिक। वेरी कैसा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए वेरी का इस्तेमाल यहाँ पास कर देंगे। लेकिन ही लुक्स टू डल क्या है, ये सही सेंटेंस है, कि डल क्या है, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए टू का इस्तेमाल इसके साथ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। रूल नंबर 5, सीम, लुक, टेस्ट, फील, अपीयर, स्मॉल आदि शब्द के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव का यूज हमेशा करना चाहिए। जैसे आई फेल्ट बैडली व्हेन शी स्कोल्डेड द चाइल्ड विदाउट एनी रीजन, तो बैडली क्या है, बैडली यहाँ पास गलत है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, आई फेल्ट बैड व्हेन शी स्कोल्डेड द चाइल्ड विदाउट एनी रीजन, ठीक है, हमको वहाँ पास बहुत बुरा महसूस हो गया, क्योंकि बिना कोई रीज़न के चलते बच्चों को डांट रहे थे, ठीक है, डांटने का पीछे कोई रीज़न नहीं था। आगे है दिस टेस्ट स्वीट या स्वीटली, तो यहाँ पास हो जाएगा दिस डिश टेस्ट स्वीटली। चलिए आगे है रूल नंबर 6, डोंट ब्रेक द इन्फाइनाइटिव वाइल प्लेसिंग एन एडवर्ब, यदि 2 + V1 इन्फिनेटिव के मध्य में एडवर्ब को स्थान कभी नहीं देना चाहिए, यदि वहाँ पास वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता हो। जैसे आई वांट टू डू दिस वर्क वाइजली, ठीक है, तो यहाँ से यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू वाइजली डू दिस वर्क, वाइजली कहाँ आएगा, तो V1 के पीछे आएगा, और जो टू आएगा वो V1 के आगे आएगा। रूल नंबर 7 है कि सेल्डन और नेभर, ठीक है, तो सेल्डन और नेभर से हम लोग क्या समझते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कि ये पेयर सही है सेल्डन और नेभर ग्रुप में, और उसी प्रकार यदि सेल्डम और इभर रहेगा तो ये जो पेयर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन सेल्डम इफ़ इभर रहेगा तो ये जो पेयर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्डम और नेभर डू दे रीड दिस नोवेल, तो हम लोग फर्स्ट में ही पढ़े थे कि सेल्डम और नेभर रह सकता है, तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग कर दें कि सेल्डम और इभर डू दे रीड दिस नोवेल, तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सेल्डम इफ़ इभर डू दे रीड दिस नोवेल, तो ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में हम लोग पढ़े थे सेल्डम इफ इभर रहेगा, तो ये जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार लिटिल और नथिंग या फिर लिटिल इफ़ एनीथिंग का भी यूज होता है, लेकिन लिटिल और एनीथिंग का यूज नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 8, क्वाइट शब्द के पहले ऑलमोस्ट या अन्य किसी क्वालिफाइंग शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। निम्न वाक्य से ऑलमोस्ट को हटा दें, उसके बाद समझने का प्रयास करें। जैसे कि रवि इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पास ऑलमोस्ट जो है वो गलत है। चलिए रूल नंबर 9 है कि क्वाइट के बाद राइट का यूज होता है, और राइट का यूज क्वाइट के बाद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि
क्वाइट प्लस ऑल राइट है तो क्वाइट प्लस ऑल राइट जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन यदि क्वाइट प्लस राइट होगा तो जो होगा बिल्कुल करेक्ट पेयर हो जाएगा। जैसे सी इज क्वाइट ऑल राइट एट हर पॉइंट, तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के नियम के अनुसार से गलत है, लेकिन यदि सी इज क्वाइट राइट एट हर पॉइंट ये जो है सही है। ठीक है, तो ऑल राइट और राइट से आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 10 है इल्स के बाद बट का यूज करें, एक्सेप्ट का यूज इल्स के बाद नहीं करना चाहिए। जैसे राधा हैज़ नो बडी इल्स टू स्पीक बट हर मदर, तो बट का इस्तेमाल करना यहाँ पास सही हो गया, लेकिन यदि रहता कि राधा हैज़ नो बडी इल्स टू स्पीक एक्सेप्ट हर मदर तो यहाँ पास गलत हो जाता। इट इज़ नथिंग इल्स बट फुलिशनेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इल्स के बाद बट का यूज किए हैं इसीलिए यहाँ पास सही हो जाएगा, एक्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 11 है कि अदर तथा रेदर के बाद देन का यूज करना चाहिए, देन की नहीं। एक बार फिर से, अदर तथा रेदर के बाद देन का यूज करना चाहिए, देन का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे कि है एग्जाम्पल में नो अदर गर्ल देन राधिका कैन डू इट, यह है आगे कि आई वुड रेदर डाई देन बेग। ठीक है, रूल नंबर 12 है कि फास्टली कोई शब्द नहीं होता है, एडवर्ब के रूप में फास्ट का यूज हमेशा करना चाहिए। फास्टली का यूज जो है ग्रामर के नियम के अनुसार से रोंग हो जाएगा। तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, सी रन्स फास्ट, तो जो सी रन्स फास्ट है ये करेक्ट है, लेकिन यदि हम लोग लेते हैं कि सी रन्स फास्टली तो ये जो है वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाता। रूल नंबर 13 है कि क्वाइट और क्वाइट, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग कि जहाँ पास क्वाइट रहेगा वो एडवर्ब के रूप में यूज होगा, तो इसका अर्थ होता है पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली के सेंस में इसका उपयोग होता है। यदि इसमें हम लोग एल वाई जोड़ना भूल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आई एम क्वाइट वेल हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं पूर्णतः ठीक हूँ, इसका मीनिंग हो जाएगा। उसी प्रकार क्विट, तो क्विट का क्या हो जाएगा, एडवर्ब, इसका अर्थ शांत के रूप में होता है। ठीक है, किसका जो होता है शांत के रूप में होता है, इसलिए एल वाई इसमें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास क्वाइटली, बच्चे लोग अपने रूम में कैसे गए, तो शांत ढंग से रूम में प्रवेश किए। ठीक है, रूल नंबर 14 भेरी का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग फॉर एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, ही इज़ द वेरी बेस्ट बॉय इन द स्कूल, या सी इज़ द वेरी टॉलेस्ट गर्ल इन द कॉलेज। वेरी का यूज हम लोग पॉजिटिव डिग्री के पहले भी कर सकते हैं। जैसे सी इज़ वेरी गुड, सी इज़ वेरी गुड, वेरी टॉल, वेरी वाइज, वेरी बैड etc, इसका उपयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिकल के साथ भी होता है, वेरी इंटरेस्टिंग या वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में वेरी का यूज पास्ट पार्टिकल के साथ भी होता है। जैसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वेरी डिलाइटेड, वेरी प्लीज्ड, या वेरी डिजेक्टेड, या वेरी लिमिटेड, या वेरी एक्साइटेड, या वेरी कंसर्न्ड etc। रूल नंबर 15 में मच का उपयोग के बारे में आता है। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं, जैसे मच बेटर, मच टॉलर, मच वाइजर etc। आगे है कि वेरी मच का यूज भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, जैसे वेरी मच बेटर या वेरी मच टॉलर etc। मच का यूज पास्ट पार्टिकल के साथ भी होता है, जैसे मच एडमायर्ड, या मच अमज्ड, या मच ग्राइब्ड etc। मच का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज मच द बेस्ट बॉय इन द इंस्टीट्यूट। आगे है कि ही इज द मच द बेस्ट गर्ल इन दिस कैंपस। आगे है 16 नंबर का कि यूज ऑफ फेयरली एंड रेदर। फेयरली का यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, फेयरली हैंडसम etc। लेकिन रेदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होता है, जैसे रेदर डल, रेदर या वाइट, या रेदर बैड।
सी इज फेयरली एक्टिव बट हर सिस्टर इज रेदर डल। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल में इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा नियम है इसी में कि लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे रेदर एम्यूजिंग, रेदर क्लीवर, रेदर गुड, रेदर ब्यूटीफुल आदि का यूज जो है वो मान्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे है यहाँ से फेयरली के बाद टू का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन रेदर के बाद टू का यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे रेदर टू गुड। रूल नंबर 17 है कि नो या डिफाइन या डिस्क्राइब या व्यू या ट्रेट या रिगार्ड के साथ हम लोग एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन नेम, थिंक, कॉल, मैक, चूज एंड कंसीडर के साथ हम लोग एज का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे दिस प्रोग्रेस इज मच नोन एज फोटोसिंथेसिस, या हो सकता है शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज लस्चर, या हो सकता है शाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड रचल। तो हम लोग क्या किए यहाँ से कि रिमूव एज को कर दिए और एक में एज को रखे थे। रूल नंबर 18 है कि एज वेल का यूज वाक्य के अंत में करते हैं, या इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है एज वेल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जैसे सी लोस्ट हर बैग एंड बुक्स एज वेल। ठीक है, वो अपना क्या किया, पुस्तक के साथ साथ अपना बैग भी खो दी। उसने अपना बैग क्या कर दिया, घुमा दिया, साथ में किताब को भी घुमा दिया। चलिए आगे है रूल नंबर 19, ऑलवेज, नेवर, ऑब्टेन, हार्डली, नियरली, फ्रीक्वेंटली, जस्ट, यूजुअली, स्केयरली यूज सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच में होता है, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट। तो हम लोग ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, लेकिन कम्स क्या है, तो यहाँ पास मेन वर्ब है। उसी प्रकार आगे है सी नेवर कम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नेवर कम्स लेट इन क्लास। इसी प्रकार आगे है कि रवि ऑब्टेन गोज देयर। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले आएगा। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, जब अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो एडवर्ब जो होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा और मेन वर्ब के पहले आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि दे हैव जस्ट रीच्ड। तो यहाँ पर रीच्ड क्या था, तो रीच्ड था मेन वर्ब, तो यहाँ पास जस्ट जो है उसके आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर आ जाएगा। रूल नंबर 20 है कि नो के बाद 2 + V1 आए तो यहाँ पास जो क्वेश्चन मार्क फैमिली जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे हाउ, वेन, व्हाट आदि शब्दों का यूज यहाँ पास करना पड़ेगा। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है, मैं तैरना जानता हूँ, तो यहाँ पास हाउ टू का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन यदि करते कि आई नो टू स्विम, ये क्या हो जाता, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है कि आई डोंट नो हाउ टू डांस, मैं डांस करना नहीं जानता हूँ, यहाँ पास ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि आई डोंट नो टू डांस, तो ये गलत हो जाता। उसी प्रकार आगे है कि आई नो व्हेन टू लीव दिस एरिया, ये करेक्ट है। या आई नो व्हाट टू डू विथ अ नॉटी बॉय, ये भी क्या है, करेक्ट है। आगे है 21 नंबर का रूल। तो 21 नंबर का रूल बोलता है कि यूज ऑफ फॉर एवर एंड एवर सिंस। फॉर एवर यानी आज के बाद से हमेशा, जो कि फ्यूचर की ओर संकेत कर रहा हो, जैसे आई विल रिमेंबर यू फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी भर याद रखूंगा। तो यहाँ पास क्या है, फ्यूचर की ओर संकेत कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एवर का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि आई विल रिमेंबर यू फॉर एवर। चलिए आगे है सेकेंड नियम इसका कि एवर सिंस यानी तब से अब तक, यानी पास्ट के समय से आज तक। जैसे आई सा हर 6 years एगो एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर सिंस। ठीक है, आगे है रूल नंबर 22, हार्डली के बाद नो, नोट, नथिंग शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार फॉरबिड के बाद भी नो, नोट का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आई हार्डली डोंट नो मिस्टर रवि कुमार, तो डोंट को रिमूव कर देंगे तब ये करेक्ट हो जाएगा। या माई फादर फॉरबैड द चाइल्ड नॉट टू गो नियर फायर। चलिए आगे है रूल नंबर 23, मोस्ट या मोस्टली। एज एन एडवर्ब मोस्ट यानी अधिकतम यानी अत्यधिक। तो द लीडर whom I like most in is नेता जी SC बोस।
ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ से बात कर रहा है। तो मोस्टली यानी लार्जली एक बड़े पैमाने पर यूज होता है, जैसे द एस्पेक्टस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ गर्ल्स। रूल नंबर 24 है कि एडवर्ब एगो का यूज पास्ट टेंस में करना चाहिए, जैसे आई हैव सीन हिम टू अ मंथ एगो। तो यहाँ पास क्या है कि आई हैव सीन का यूज गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पास क्या कर सकते हैं, आई सा यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म का उपयोग कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा आई सा हिम 2 months एगो। मैंने उसे 2 माह पहले देखा था। आगे है कि सी हैज़ कम हियर अ मंथ एगो। तो यहाँ पास कम जो है गलत है, इसका उपयोग यहाँ पास क्या हो जाएगा, कम का भी टू कैम, यानी कि सी कैम हियर अ मंथ एगो, वह यहाँ 1 महीने पहले आई। चलिए अब हम लोग कल क्या करेंगे, तो कल हम लोग इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।